अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरी। ज़िमनी इंतख़ाबात बहुत ही पाकिस्तान में इसकी एक तारीख़ है ज़िमनी इंतख़ाबात की, लेकिन कल पूरे मुल्क में 22 हलकों में ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली के 5 हलके, पंजाब असम्बली के 12 हलके, बलूचिस्तान असम्बली के 3 हलके और KP असम्बली के 2 हलके। कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये ज़िमनी इंतख़ाबात भी एक रेफरेंडम ही हो। कितना जोशो खरोश है, क्या 8 फरवरी से बरक्स नताइज आ जाएंगे, 8 फरवरी जैसे नताइज आएंगे, क्या होगा? एक बात तो क्लियर है कि हम पिछले जिन ज़िमनी इंतख़ाबात की बात कर रहे हैं, जो जिनसे पंजाब की हुकूमत तब्दील हो गई थी, तब वोटर को ये पता था कि अगर मैं वोट डालूंगा तो हुकूमत बदल जाएगी। इन ज़िमनी इंतख़ाबात से हुकूमत बदलने के तो इम्कानात शायद इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़िमनी इंतख़ाबात में के नताइज हुकूमत की अखलाकी साख को बहुत मुतासर कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। आज हम पूरे मुल्क के इन 22 ज़िमनी इंतख़ाबात पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हबीब अकरम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और पाकिस्तान के तमाम हलके इन्होंने खुद छान लिए, हर हल्के की खाक। तो इनसे भी आज इन हलकों के बारे में हम बात करेंगे। मलिक साहब भी अथॉरिटी हैं। सबसे पहले गुफ्तगू शुरू करते हैं। हबीब अकरम साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। पंजाब में तो आप 12 सूबाई असम्बली के हलके हैं और कौमी असम्बली के 2 हलके हैं जिनके ऊपर ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इन ज़िमनी इंतख़ाबात में क्या कोई मरियम नवाज़ का छोड़ा हुआ हल्का है, शहबाज शरीफ का छोड़ा हुआ हल्का है, अवैस लगारी का छोड़ा हुआ हल्का है, सरदार गुलाम अब्बास का छोड़ा हुआ हल्का है? क्या लग रहा है आपको? देखिए मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, अगर पाकिस्तान में 2024 का जो इलेक्शन जिसके अब ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, अगर वो फ्री एंड फेयर होता तो मैं बड़े वसूख से आपके साथ बात करता। मैं आपको बताता कि फला हल्के में ये सिचुएशन है, फला हल्के में ये सिचुएशन है, फला हल्के में अब ये सूरत हाल बदल गई है, तो यहाँ पर नतीजा बदल जाएगा। जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए, जिस तरह फॉर्म 47 हुक्म हाकिम पर बनाया गया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से असम्बलियां तरतीब दी और उनके बदन से सेनेट और सदारत के ओहदे, सेनेटर्स और सदारत का ओहदा कशीद किया, तो अब आप तस्वुर कर सकते हैं ना कि जब इतना बड़ा इलेक्शन बेमानी होकर रह गया पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये जो 23 हल्के जो अभी आप गिनवा रहे थे, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसमें अब तक का जो एक हल्का है वो था नवाब शाह का, जो आसिफ अली जरदारी साहब जीते थे। और आसिफ अली जरदारी साहब चलिए जीत गए, उसके बाद उनकी जो दुख्तरे नेक अख्तर मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा वहां से बिला मुकाबला मुंतखब होकर आई। जिस तरह वो मुंतखब होकर आई, उसने तो हमें 1977 की याद दिलवा दी है कि जब जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की तबाह में चलते हुए बहुत सारे लोगों ने बिला मुकाबला ही अपने 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 मुखालिफ कैंडिडेट्स को उठा लिया था और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर चूंकि भरोसा ना होने के बराबर है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि इस इलेक्शन में क्या होगा। और मेरा तजुर्बा है कि मैंने 19 ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सर्वे किया। और पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में अगर कोई सर्वे गलत हो सकता है तो वो मेरा हुआ था। नसरुल्लाह मलिक साहब। 46% ये सर्वे गलत हुआ। और उसकी वजह से, लेकिन वो फॉर्म 47 की रोशनी में गलत हुआ। फॉर्म 45 अगर ले लें तो मैं आज भी सर्वे मेरा जो है वो 100% दुरुस्त है। तो अब मैं क्या अर्ज कर सकता हूं इस सूरत हाल में, जहां पे मैं पहले ही मतलब फॉर्म 47 का डसा हुआ हूं, अब और क्या कहूं। आप हमारे साथ ही रहिए, जाइए नहीं। अभी आपकी बात से हम आपसे फिर बात करेंगे। मैं ज़रा मलिक साहब को फ्लोर दे दूं। मलिक साहब, ज़िमनी इंतखाब का माहौल आम इंतखाबात से मुख्तलिफ होता है। बहुत सारे काम जो आम इंतखाबात में आपको मोमेंटम में नज़र आते हैं, ज़िमनी इंतखाब में नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ हलकों में इंतखाब हो रहा होता है। आपको कुछ लगता है कि ये जो हबीब साहब कह रहे हैं ज़िमनी इंतखाब भी वैसे ही होंगे या ज़िमनी इंतखाब वैसे नहीं हो सकते? देखिए, हबीब साहब के बहुत से एतराज़ात दुरुस्त हैं।
अगर आप इलेक्शन 2024 पे जो सवालात उठे उनको सामने रखें तो ऐसे खदशात जो हैं वो उनको आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। रही बात जिसका जिक्र हबीब साहब कर रहे थे सिंध के अंदर इंतखाबात, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये बात माने या ना माने, इन दोनों जमातों ने सिंध को बड़े बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया है। पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ स्पेस खाली छोड़ी गई, ना पीटीआई ने कुछ काम किया हुकूमत में आने के बाद, ना तंजीम साजी की, ना उनका वहाँ पे वोटर ज़रूर है मौजूद है, PMLN का वोटर भी होगा, पीटीआई का ज़्यादा वोटर होगा वहाँ पे, लेकिन पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए सिंध में जो वर्किंग इन दो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ की होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए दादू का अगर रिज़ल्ट आएगा PS सिंध का तो मेरा ख्याल में उस पर आप इतने ज़्यादा एतराज़ात नहीं उठा सकेंगे। हाँ, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी का जो इलेक्शन था उसमें मुखालफ उम्मीदवारान के साथ जिस किस्म का रवैया था, ये एतराज़ात तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि आसफा भुट्टो से वो कोई वहाँ जीत जाता, मेरा नहीं ख्याल, मुझे कम अज़ कम नहीं लगता है। रही पंजाब और KPK की सूरत हाल, ये दो ऐसे सूबे हैं जहाँ तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनका वोट बैंक बहरहाल मौजूद है, पॉपुलैरिटी भी मौजूद है। इमरान खान एक मजलूम के तौर पे इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं और उनकी पार्टी ये बयानियाँ बनाने में कामयाब हुई है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको 2024 का इलेक्शन हरवाया गया है, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए हैं। ये उनके हमायती कहते हैं। उनके मुखालफिन कहते हैं कि खान साहब ने खुद ये हालात ऐसे पैदा किए कि जिसकी वजह से खान साहब को इक़्तिदार से निकलना पड़ा। ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ कबूलियत, जो शेर बड़ा है, सब अक्सर कहा करते हैं कि कबूलियत होना ज़रूरी है, मकबूल आप ज़रूर होते हैं, लेकिन हर जगह पे आप टक्कर लेके मुल्क की सियासत के अंदर आप शायद अपना मकाम उस तरह नहीं बना पाते। हाँ, अलबत्ता ये है कि इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आपको कोई मुस्लिम लीग नवाज़ की बड़ी कंपेन नज़र नहीं आई। PTI की कंपेन शेर अफजल मरवत साहब करने KPK से आए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, इसलिए PTI उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है उन फेसेस को जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब लाहौर भी आए, वो कसूर भी गए, और वो जो पार्टी की लीडरशिप या मकामी लीडरशिप, हमाद साहब यहाँ मौजूद नहीं है, यास्मीन राशिद साहबा जेल में हैं, बाकी जो उनकी पार्टी है वो तितर बितर हो चुकी है। इसलिए 2024 की सपोर्ट शायद उतनी मौजूद ना हो वोटर्स की शक्ल में। फिर दूसरी बात, एक बात है, वो ये बात भी भारत मेरे ख्याल में हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि जब वोटर्स को ये नज़र आता है, इसका जिक्र आपने किया, हुकूमत बननी है या हुकूमत हमने गिरा देनी है, तो वोटर्स का ट्रेंड या वोटर्स का निकलना घर से वो बहुत ज़्यादा होता है। तो शायद ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वोटर्स इतनी बड़ी तादाद में ना निकलें। ये बहरहाल नताइज के ऊपर पता चलेगा कि PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से अपनी जगह बना पाई है वापसी के या नहीं, लेकिन आज भी PTI दबाव का शिकार है। ये बिल्कुल वही तारीख दोहराई जा रही है जिससे पीपल्स पार्टी और PMLN गुजर चुकी है, कोई नया काम इनके साथ नहीं हो रहा। ये ये जो PTI आज जिस शक्ल में मौजूद है, जो पॉपुलैरिटी लेके बैठी हुई है, ये मुस्तफ़ीद हुई है, इसी कंधे पे बैठ के मुस्तफ़ीद हुई है। दो पार्टियों को ख़त्म करने के लिए पूरे एजेंडे के तहत मुस्तफ़ीद हुई है। उन दो पार्टियों की किरदार कुशी के एजेंडे के तहत ये आगे आई है। उनको जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया गया, उन दो पार्टियों को जिस तरह उनकी किरदार कुशी करके जो कुछ उनके साथ किया गया, वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। जो इसका जिक्र हबीब अकरम साहब अक्सर करते हैं ना कि ये 2024 का इलेक्शन पहली बार ऐसा हुआ है। इतनी किरदार कुशी मैंने अपनी सहाफ़ती तारीख में 2011 से लेकर 2017 तक किसी सियासी रहनुमाओं की नहीं देखी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की इस्टेबलिशमेंट के साथ मिल के इन दो पार्टियों की। हत्ता कि यहाँ तक कह दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से इतने 100 अरब रुपये उठा के इंडिया को दे दिए, यानी बैंक ना हो गया, कोई मजाक हो गया, ये मंडी का कोई कारोबार हो गया। यानी इस हद तक भी झूठ बोला गया और इस हद तक एग्जेजरेशन की गई और एक माहौल बना दिया गया कि दो पार्टियां तो बिल्कुल काफिर जमातें हैं, बाकी एक मुसलमान जमात है जो मैदान में आई है। उसका फ़ायदा PTI ने उठाया। आज PTI उस फ़ायदे से दूर है, आज दूसरी पार्टी फ़ायदा उठा रही है। ठीक है हबीब अकरम साहब, मलिक साहब ने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा, और जमहूरियत यही है कि सबको अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 2008 के इंतखाबात जो थे, अगर मैं पिछले 3-4 इंतखाबात का अहाता हबीब अकरम साहब के सामने पेश करना चाहूँ तो 2008 के इंतखाबात के नताइज तकरीबन तमाम सियासी जमातों को कबूल थे। आप देखें 8 के इंतखाबात के इंतखाबी नताइज पर कोई ख़ास कंट्रोवर्सी मौजूद नहीं थी। 2013 के इंतखाबात पर कंट्रोवर्सी पैदा हुई, जिसके बाद एक जुडिशल कमीशन बना था
और उस जुडिशल कमीशन ने अपोजिशन और हुकूमत के साथ की मर्ज़ी से बना और उन इंतखाबात को वैलिडेट किया जुडिशल कमीशन ने और कहा कि उनमें कोई बड़ी धांधली नहीं हुई है। अब उसके बाद हम 2018 में आ जाते हैं, जिसमें RTS बैठा और फिर मुतालबा किया गया कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, क्योंकि आपने खुद, तो उस वक्त जो वज़ीर आज़म बने उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर RTS बैठा तो ये मामूल की बात है, तो मैं इसके नतीजे में वज़ीर आज़म बन गया हूँ तो मैं जायज़ वज़ीर आज़म हूँ। ना वो पार्लिमानी कमीशन बनाने को चलाने को तैयार थे, ना जुडिशल कमीशन चलाने को तैयार थे। तो अगर मैं देखूँ 8 और 13 के बाद 18 में फिर इंतखाबी तहकीकात नहीं हुई, तो अब हबीब अकरम साहब 24 की भी नहीं हो पा रही हैं। तो अगर 18 में हो जाती हैं और तहरीक इंसाफ उस वक़्त RTS की तहकीकात कर लेती तो आज 24 में इखलाकी तौर पे बेहतर पोजीशन पे ना होती। एक तो मेरा ख्याल है तलान अर्ज है कि RTS की तहकीकात हुई थी, चलिए वो नाकाबिल कबूल थी, तो 16 महीने उन्हीं असम्बलियों से जो 2018 में मुंतखब हुई थी, एक ग्रोह सियासतकारा PDM की शक्ल में हुकूमत पर काबिज हुआ था, तो वो उस वक्त करवा लेता। चलिए उसी पार्लियामेंट की कमेटी जो बनी थी, उसमें कमेटी बनी थी, आपको याद होगा, उसमें प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती थी कि ये जो हमारे लोग छोड़ के गए इसकी भी तहकीक की जाए। PTI कहती थी कि नहीं जी आप सिर्फ इलेक्शन डे की तहकीक करें, ये था प्रॉब्लम। और लेकिन एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, TORs नहीं बन सके थे, चलिए छोड़ दीजिए। फिर उसी असेंबली के अंदर से एक हुकूमत जो कशीद की गई, मैंडेट की ठीकरियां और टुकड़े जोड़ के जो बर्तन बनाया गया, फिर वो खुद कर लेते। उस वक्त भी तो उन्हीं के पास इलेक्शन कमीशन था ना, यही इलेक्शन कमिश्नर थे, उस वक्त भी बहुत कुछ सारा इख्तियार इनके पास था, उस वक्त कर लेते। बात यह है कि 2018 के इलेक्शन को बिल्कुल एक उसके ऊपर व्हाइट वॉश कर देना कि जनाब अच्छा जी ये वो चूंकि वो जाली था इसलिए 2024 जाली, बस सुभान अल्लाह। एक तो इस दलील पे ही मैं आफरीन कह सकता हूं, दूसरा 2018 को भाई जाली साबित कर दे, आज कर दे। मतलब ये क्या बात है? यानी 2018 में जिस असेंबली को जाली करार दे रहे थे हजरत मौलाना फजल रहमान मद्दसल्लहुल आली, जो वहां पर कदमे रंजा फरमाना अपनी तौहीन समझते थे, उसी से उन्होंने एक हुकूमत कशीद की। अब कमाल कर रहे हैं, मतलब कुछ मेरा ख्याल है कि हकायक को उतना कम से कम 360 लोगों को बता दें कि असले वाकया क्या था, असले मामला क्या था। मैं अर्ज करूं आपसे मुजम्मिल साहब, अभी अकरम साहब, हम दोनों आप बराह रास्त अकरम साहब को अर्ज करें, हम दोनों बीच में मुझे क्यों डाल रहे हैं? इलाके के रहने मेरे वाले तो मेहमान हैं। हबीब अकरम साहब की अल्फाज का चुनाव बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इस अल्फाज के चुनाव को कदर थोड़ा सा मेरिट पे हबीब साहब भी देख लें। हबीब अकरम साहब ने फरमाया कि एक हुकूमत मुसल्लत की गई, एक चुनाव किया गया, 16 माह के लिए एक हुकूमत आ गई। यानी आप अंदाज़ा कीजिएगा कि वही इस्टेब्लिशमेंट अगर बाप पार्टी को, अगर MKM को इमरान खान साहब के साथ मिला के उनकी हुकूमत बना दे तो वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के। अगर उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट अगर सपोर्ट करे शहबाज शरीफ साहब को और वहाँ की बाप पार्टी और वहाँ की MKM वहाँ से छोड़ के इनके साथ शामिल हो जाएँ तो ये एक मुसल्लत की गई हुकूमत है। यानी मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी। ये मान लेना चाहिए कि ठीक है तहकीकात नहीं की 16 माह की हुकूमत ने, इस बात पे उन्हें कहा जा सकता है कि आपने तहकीकात क्यों नहीं की। फिर इमरान खान साहब से भी पूछा जा सकता है कि 2013 के इंतखाबात की तहकीकात आपने क्यों नहीं की, 35 पंचर की आपने तहकीकात क्यों नहीं की, जो आपने 10 अरब रुपये का इल्ज़ाम लगाया था इमरान मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर, उसकी आपने वज़ीर बनने के बाद तहकीकात क्यों नहीं की। आपने जो पंडोरा पेपर्स में जो नाम आए थे उनकी आपने तहकीकात क्यों नहीं की। आपसे जब पूछा गया कि जनाब आपके फ़लाँ साहब जो हैं आपके एडवाइज़र हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि अहमद नूरानी की एक स्टोरी आ गई है, आपने कहा मैंने खुद चेक कर लिया है, किसी तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तहकीकात सियासतदान नहीं करते, इसमें सिर्फ अकेले शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, ये इमरान खान साहब भी उतने ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कम अज़ कम कि ये कहना कि वो हुकूमत मुसल्लत हुई थी और चूँकि अच्छा फिर ये भी अक्सर कहा जाता है, मैं हैरान होता हूँ अपने उन दोस्तों से कि जी वो 7-8 पार्टियों को मिला के हुकूमत बना दी गई, 10 पार्टियों की। इमरान खान साहब की अकेली पार्टी की हुकूमत बनी थी। सवाल ये है ना कि जो इवन पंजाब के अंदर 129 और 121 का मुकाबला था, PMLN पंजाब के इलेक्शन जीत चुकी थी। जहांगीर खान तरीन साहब अगर अपना चार्ज फराम ना करते, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अगर मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से निकालने का फैसला ना कर चुकी होती तो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला ना बनते। ये हकीकतें हमें तस्लीम करते हुए मसला क्या होता है, हम मान लें इस बात। चलें आप माजी को छोड़ते हैं हबीब अकरम साहब, थोड़ा सा अब आपसे ना आपके तजर्बे से ज़रा आगे फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो गुजरात में मूसा इलाही और परवेज़ इलाही का मुकाबला है, आप उसको कैसे देख रहे हैं?
गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन साहब ने जो ये नशिस्त छोड़ी है वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ था। चौधरी सालिक साहब क्लियर कट इलेक्शन हार चुके थे, अब वो जितवाए गए हैं, अब फिर जिसको दिल चाहे जितवा दें। चलिए, ये बात तो साबित होनी है कि 47 असली है या जाली है। अभी किसी अदालत ने तो डिक्लेयर, अभी किसी अदालत ने तो करार नहीं दिया। अब अच्छा, ये भी को तो छोड़ देते हैं, टेलीविजन पे बात करते हुए बड़ा मोहतात होना चाहिए। अच्छा, मैं इस बात पे भी कि आप इन सब इनमें से किसी एक का फॉर्म 45 सामने ले, इलेक्शन कमीशन वाले ही हैं इनके पास। नहीं, मैंने एक दफा किया हुआ है। अच्छा, नहीं, मैंने 100 के आगे एक सिफर बढ़ा के 1000 किया हुआ है। पता नहीं, वो तो अब साबित होगा ना, जैसे 35 पंचर साबित होने हैं, वैसे ये फॉर्म 45 47 भी साबित होने हैं, जैसे 35 पंचर। इलेक्शन 2024 को मेरे ख्याल में ना आप फेयर करा देते हैं ना मैं फेयर करा देता हूँ। मैं तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस में उसे 2018 से फेयर करा देता हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि शायद उसमें जो शिकायत है बहुत सारी जेन्युइन शिकायत अपनी जगह मौजूद है। गुजारिश ये है कि ये हमने एक माहौल क्यों बना दिया कि फॉर्म 47, ये सियासी जमातें माहौल बनाती हैं। 47 की पैदावार असम्बली है भाई। अगर फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे 182 हल्कों के फॉर्म दिखा दें चलें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 182 हल्कों का दावा करती है, उनके सारे फॉर्म 45 दिखा दे कि हम जीते हुए हैं, आप यकीन करें जो जुर्माना कहेंगे मैं आपको अदा कर दूंगा। मसला ये है कि सियासी बयानियाँ अलग बनाएं, शिकायत अलग रखें, तहकीकात अलग करवाएं। फॉर्म 47 की हुकूमत करना मेरा काम, आपका काम नहीं है। ये सियासतदान तो कह सकते हैं, साफी का कोई काम नहीं कि वो 47। मैंने ना एक दफा वो पूछा इलेक्शन कमीशन से, सहाफी क्या करे, सहाफी मुंह में चुसनी लेके बैठा रहे कि सहाफत है क्या। मसला यह है कि आपकी, मुझे नहीं पता कि आप सहाफत की कैसे तारीफ करते हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है। मेरी सहाफत की तारीफ यह है कि कानून से हटके, ज़ाब्ते से हटके जो बात होगी, जो खबर जो वाकया होगा वो खबर है। अब मसला यह है कि जब इलेक्शन में मैंने फॉर्म 45 को, मैंने दसियों फॉर्म 45 देखे हैं जो असली हैं, और आपने 182 के फॉर्म देखे हैं। आज आप ऐसा करें, आप छोड़ दें, नहीं, आपने 182 के फॉर्म देखे। आप अपना लैपटॉप खोलें, मलिक साहब एक सेकंड, आप अपना लैपटॉप खोलें और उस पे जनाबे नवाज शरीफ का हल्का खोल के देख लें कि उसमें फॉर्म 45 कौन से हैं। सर, उसका एक फॉर्म 45 जरा मुलाहिजा फरमाइए, 2216 वोट है एक पोलिंग स्टेशन में, 2208 ने वोट डाला है, मैं या गालिबन 2200 ने वोट डाला है। वो 16 बंदे जो हैं, मैं तो उनकी तलाश में हूं कि वो 16 बंदे क्यों हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। और फिर वहां पे हर आप उठा के देख लीजिए कि कितने जो फॉर्म हैं यास्मीन राशिद के, वहां पे 400 उनके वोट हैं यास्मीन राशिद के, 300 नवाज शरीफ साहब के हैं, तो 3 के साथ 1 लगा के 1300 कर दिए। सुभान अल्लाह। ये अभी आपके अकरम साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिन हलकों में कुछ शिकायत हैं, यकीनी बात है कुछ जो आपने देखी होंगी, मेरा सवाल ये है कि ये कह देना कि तमाम हलके जो है वो 180 के 185 हल्के पीटीआई जीती थी फॉर्म 47 के मुताबिक। मुझे ब्रेक लेनी है अभी, अगर वो मौजूद है अभी बकरम साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ ही रहिए। कासिम सूरी साहब की मिसाल भी हमारे सामने है, 4 साल स्टे ऑर्डर पे वो कर गए, उनके भी फॉर्म 45 47 में। जुमला मैं आपको सुना दूं, ख्वाजा साद रफीक साहब का एक स्टे ऑर्डर पे हुकूमत चल रही थी, और जो है हमारे दोस्त जो अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने उस पर लिखा था कि ये स्टे ऑर्डर पे चलने वाले वजीर जो हैं इस मुल्क के लिए पता नहीं क्या से क्या लिखा। लेकिन जिस दिन कासिम सूरी साहब को स्टे मिला उस दिन का उनका ट्वीट था, नस्र मिनल्लाह फतह करीम। चले ब्रेक लेते हैं, इस हमाम में सभी एक जैसे हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हमने कुछ लोगों से भी बात की है। मैं चाहूँगा हमारे जो एनालिस्ट हैं वो लोगों की राय भी सुन लें। हमने NA 119 में लोगों से बात की है, आवाम की क्या राय है वो सुनते हैं। पानी साफ़ नहीं आता, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। वोट लेने आते हैं, वो लेके उसके बाद इधर कोई चक्कर नहीं लगाता। यहाँ पानी का बड़ा मसला है, पानी साफ़ नहीं आ रहा। बारिश पड़ती है यहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का बड़े मसला है। लोगों के घरों में भी पानी चला जाता है। गर्मी आ गई है, पानी भी नहीं आना, बत्ती नहीं आनी, 4-4 दिन बत्ती नहीं आनी। इतने मसाइल है इधर। सफाई करने वाला कोई नहीं, जिसको कहते हैं पैसे लाओ तो सफाई होगी। तो अब इलेक्शन है, वो अब हमारे पैर पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। जब जीत जाते हैं फिर नजर नहीं आना। इधर जो है ना गंदगी इतनी है कि सांस भी बंद हो जाती है।
कभी कभी ऐसा होता है कि 4 घंटे बिजली चली जाती है तो आदमी बैठ जाते हैं, दुकानदार बैठ जाते हैं, क्या करेंगे? जो काम करने वाला वो बैठ गया। गलियां साफ करा लेने या कूड़ा चका लेने, कचरा कोई आंदा ही नहीं गा। वो जेडे सरकारी बंदे है ना वो भी पैसे लेके करते हैं। बस अब वोटा ला लिया मुड़ के को पूछ रहे हैं 2 महीने होए खलारा पाए अजे तक अब मैं हूं अजे ठुड्डा खा के इथों डिगन लगी सी। ये आप सामने रोड बहुत बुरा हो रहा है, इधर पानी भी सही नहीं आता, स्मेल और पानी बहुत बुरा हो रहा है। मसैल सर जी अज जिद्दां दा सीमेंट उत्ते रेते पै गए ने, सानू ते टीवी हो गई है। जब पानी लाइए तो अफसर आ जाते हैं, आंदे ने तुहाडा 2 लाख का चलान करांगे, जब 2 लाख रुपया जुर्माना पा लेंगे, अंदरों पैप कट के लाइए सड़क ते पानी भी नहीं लान देंगे। अब वोट दवो तो जहन्नम च जावो। गैस का मसला, पानी का मसला, पानी जरा साडा साफ सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं और बिजली का भी बड़ा भुगतान है और गैस का भी है। जब बोल लेने होते हैं, जब तो आप आते हो ना, आते हो तो वैसे भी चक्कर लगाना चाहिए, हर वो गरीब आदमी का पूछना चाहिए। आपने लाहौर के 119 का देखा, पानी, गैस, बिजली, बुनियादी मसाइल। ज़रा 132 के लोगों की राय भी सुन लें, फिर इकट्ठी बात कर लेंगे। यानी 132 के का मसला बहुत ज़्यादा इधर। वो ये हमारी पीछे गली है, सब क्या नाम है, पानी गटर वगैरह सारे उस तरह खुले हुए हैं। तो 10-15 साल से मसला है, सीवरेज का मसला नहीं हल हो रहा इधर। पिछली दफ़ा ये पीटीआई जीते थे, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है, काम उस तरह का उस तरह ही पड़ा हुआ है, इलाके में कोई आता ही नहीं है। किसी भी जगह पे कोई मसला हल नहीं हो रहा कहीं पे भी। अब जहाँ भी चले जाएं लोग परेशान हैं। पानी तो उधर वैसे ही ट्यूबवेल जो लगा हुआ है वो रेत आ रही है, पानी सही नहीं है उधर का। महंगाई बड़ी है, गैस किसी लिए नहीं होंगी, बिल बड़े आ जाते हैं, बिजली का बिल बहुत आ जाता है। यो मेहरबानी करो, असा मजदूर बंदे हैं, महंगाई कट करो जड़ी भी है, आटा क्यों खास कर जी 500 रुपये तनख्वाह वे तो रात बच्चे पालेगा। PP 158 मोनोसलाई लड़ रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल इसको ज़रा सुन लेते हैं। तो गैस का मसला, सबसे बड़ा मसला पानी का है, पानी नहीं आता। वहाँ पे जो मामला है ना ट्यूबवेल के, वो बहुत नाकस है और हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती। सीवरेज जो बारिश होती है पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है, कोई भी हुकूमत आए वो तवज्जो नहीं देते, मतलब बस अपनी पड़ी हुई है सबको, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। तो वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में कोई नहीं, बाद में जब वोट का टाइम दोबारा आता है 5 साल बाद, फिर वो साहब है उनका फिर आ जाते हैं। अच्छा मलिक साहब, चूँकि KP में भी हो रहा है, हमने पंजाब पे बात कर ली, तो हमारे साथ KP से तारिक वहीद साहब मौजूद हैं, 2 मिनट उनसे ज़रा बात कर लें। तारिक वहीद साहब, KP में तो मौलाना फजलुर रहमान, ANP सभी बाइकाट कर गए हैं ज़िमनी इंतखाबात का, तो वहाँ तो PTI के लिए फिर 1 वे ट्रैफिक हो गई जब सब सियासी जमातें बाइकाट कर गई। सूरत-ए-हाल ऐसी है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट आने के बाद और कुछ अपोजिशन जमातों की अदम तवज्जो के बाद या अदम दिलचस्पी के बाद PTI के लिए ज़िमनी इंतखाबात में भी माहौल मज़ीद साजगार हो गया है। इस वक्त कल को जो इंतखाबात हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 2 सूबाई असम्बली के हल्के। एक कौमी असम्बली का हल्का है इन्हें 8 बाजोड़, जहाँ पर एक उम्मीदवार कत्ल हुए थे, इंतखाबात मुलतवी हुए थे। इस तरह डेरा इस्माइल खान की नशिस्त जो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई नशिस्त संभालने के बाद छोड़ी थी, अभी वहाँ पर उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मौलाना साहब के जो भाई थे साबिक ब्यूरोक्रेट ज़ियाउर रहमान साहब, अगर आपको याद हो तो किस ज़माने में वो डिप्टी कमिश्नर कराची भी लगे थे, उस पर काफ़ी बड़ा इशू बना था। उसके कागज़ात नामजदगी डेरा इस्माइल खान में जमा किए गए थे JUI की तरफ से, लेकिन बाद में पार्टी ने फैसला किया और इस इंतखाबात का बाइकाट किया। तो वहाँ पर भी जो वज़ीर-ए-आला के भाई है फैसल अमीन गंडापुर, हम कह सकते हैं कि एक 1 साइडेड मुकाबला होगा। पीपल पार्टी के एक उम्मीदवार है, उनकी भी थोड़ी बहुत वो है सपोर्ट है, लेकिन लग रहा है कि डे खान में भी 1 साइडेड मुकाबला होगा, PTI के हक में होगा। दूसरी जानब अगर देखा जाए बाजोड़ में, तो बाजोड़ में भी मुकाबला PTI का PTI के साथ ही है, क्योंकि वहाँ पर जो मकतूल कारकुन थे PTI के, उनके भाई एक नौमर लड़के हैं मुबारक ज़ेब, वो खड़े हुए हैं और बहुत बड़ी सतह पर उनको सपोर्ट PTI की तरफ से ही हासिल है। लेकिन PTI जमात की तरफ से जो टिकट है पार्टी का वो गुलज़फ़र खान जो साबिका MNA रहे हैं उनको जारी किया गया है। तो इसी तनाज़े की वजह से वहाँ PTI को ख़ुद अपने कारकुन की तरफ से मुश्किलात का सामना होगा और बड़े पैमाने पर कुछ हमदर्दी का वोट और कुछ PTI का जो उनके भाई थे मुतहर्रिक कारकुन रहे थे उनको PTI की सपोर्ट हासिल थी। तो वहाँ पर बाजोड़ में ऐसा मुकाबला जो है वो PTI का PTI के साथ ही है। एक PTI का टिकट होल्डर है और एक आज़ाद उम्मीदवार जो मकतूल कारकुन थे उनके भाई खड़े हैं। इसके अलावा इसी बाजोड़ में एक सूबाई हल्का है PK 22, वहाँ पर भी इसी मकतूल कारकुन
उसके भाई मुबारक ज़ेब खड़े हुए हैं और उनके मुकाबले में भी PTI के जो टिकट होल्डर उम्मीदवार हैं वो कमज़ोर समझे जा रहे हैं। इसके अलावा कोहाट में जो इंतखाबात मुलतवी हुए थे, NP के उम्मीदवार वो जाबाक हुए थे, तो वहाँ पर इंतखाबात मुलतवी हुए थे। अभी कल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं सूबाई हल्के पर, तो वहाँ पर देखने में आ रहा है कि बाकी जमातों का तो कोई वजूद ही नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी सरगर्मियाँ, उनके कारण मीटिंग, जलसे जुलूस जारी है। बाकी जमातों ने या तो बाइकाट किया हुआ है या बिल्कुल लाताल्लुक हो गए। उनका मुकाबला भी वहाँ पर क्वार्ट में भी एक साबिका PTI के मिनिस्टर हैं इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी, वो PTI के टिकट होल्डर का मुकाबला करते देखे जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन दो हल्कों में PTI का मुकाबला PTI से ही है। सच अपोजिशन जमातों का कोई किरदार इसमें नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया तारिक वहीद साहब हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। नसरुल्लाह मलिक साहब, वहाँ तो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ रही है। बाजोड़ में मसला है क्योंकि उनके जो कारकुन उनके शहीद हुए, उनके भाई वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे पार्टी के लिए मसला है। लेकिन शायद मेरा ख्याल डेर इस्माइल खान में इनके लिए कोई मसला नहीं है, जहाँ फैसल, वो तो मौलाना बाइकाट करके निकल ही गए, वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं। मसला दर हकीकत जो बात आपने की पहले हल्के जो आपने चला के दिखाए लोगों के मसाइल, देखिए बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी जमातें अब इस तरफ आ चुकी हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जब से बहुत फेमस हुआ है या सोशल मीडिया पे सियासत होने लगी है, अब बयानिए की जंग लड़ी जाती है। ये आवाम के मसाइल हैं और इस पर लोगों को इतनी परवाह नहीं है कि वहाँ पे उनके मसाइल हल हुए हैं नहीं हुए। बुज़दार साहब ने क्या किया पंजाब के अंदर, कोई काम नहीं था, लेकिन बयानिया बड़ा ताकतवर है और बयानिए में जितना झूठ अब शामिल करते जाएंगे उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। अभी बुशा बीबी साहब की रिपोर्ट आ गई है, उनको पहले जहर दिया गया, फिर उनको हार्पिक के वो जो है वो टॉयलेट क्लीनर के कतरे पे लाए गए, रिपोर्ट्स में जनाब वो कोई चीज़ आपको बरामद नहीं हो सकी, लेकिन ये बयानिया मजबूत बयानिया बना दिया गया। इसी तरीके से रियासत मदीना एक बड़ा भरपूर बयानिया इस मुल्क के अंदर कि जी हम रियासत मदीना जो है वो अली मीन गंडापुर साहब रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर ये है कि हमने इस सियासी जमातों ने और मजहबी जमातों ने मज़हब के कभी भरपूर इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ आवाम को झूठे लारे देने में और झूठे बयानात दे के एक ऐसा माहौल बनाने में। इलेक्शन को हम कहते हैं इलेक्शन एक मोमेंटम का नाम है, उसके लिए जितना झूठ कोई अच्छा बोल सकता है वो उतना ही कामयाब आपको नजर आएगा। मुझे हबीब अकरम साहब, मैं आपको एक सवाल आप पर टॉस करके ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद उस सवाल का जवाब लूँगा। आपने बहुत हल्कों में सर्वे किया है और आप मतलब इस हवाले से हम आपको अथॉरिटी भी मानते हैं कि आपने पाकिस्तान के सब हल्कों के सर्वे किए हैं। जब हम सर्वे करते हैं तो लोग अपने मसाइल बताते हैं कि पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क टूटी हुई है, और जब वोट डालते हैं तो क्या इन मसाइल की रोशनी में वोट डालते हैं या नसरुल्लाह मलिक साहब की राय के मुताबिक बयानिए पे वोट डालते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। जी हबीब अकरम साहब, सवाल छोड़ गया था मैं आपके पास। मुजम्मिल साहब, जो वोटिंग का जो ट्रेंड होता है या वोटिंग के फैसले की बुनियाद दरअसल दो बुनियादों पर खड़ी होती है। एक है परफॉर्मेंस और दूसरी है लेजिटिमेसी। जब तक अगर सिर्फ परफॉर्मेंस है, लेजिटिमेसी नहीं है तो भी कोई हैसियत नहीं होगी, और अगर सिर्फ लेजिटिमेसी है और परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर भी जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिन जमातों ने बाज़ औक़ात काम किया, जैसे मिसाल के तौर पे PMLQ थी, उसने बड़ी कोशिशें की काम करके परफॉर्मेंस दिखा के कि हम अपने आप को पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात बना दें, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी क्योंकि वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थी, तो उसके नतीजे में वो खत्म हो गई बात उनकी। इसी तरह जो 2016 से माफ कीजिएगा, जो अभी ये जो हुकूमत बनी 2022 से लेके 2024 तक, यानी तकरीबन जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, उस हुकूमत की परफॉर्मेंस भी बुरी थी और लेजिटिमेसी भी नहीं रही। यानी परफॉर्मेंस ये थी, दावा ये था कि इमरान खान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, हम आके अच्छा कर देंगे। इमरान खान 178 रुपए पे डॉलर छोड़ के गया, ये 300 से ऊपर ले गए। वो 170 पे पेट्रोल छोड़ के गया, ये भी 300 के ऊपर चला गया। उन्होंने कहा कि हम कोई अपनी लोकल मस्टर अप करते हैं, अपने जो वसाइल हैं, फिर तरक्की करते हैं। इन्होंने कहा नहीं हमें तो कुछ कोल ही पकड़ना है।
अच्छा, नतीजा ये निकला कि इनके दौर में न मुआशी तरक्की हो सकी, न परफॉर्मेंस ये दिखा सके, और उसके साथ साथ लेजिटिमेसी भी नहीं थी। तो अब जो इलेक्शन था 2024 का, ये बुनियादी तौर पर इन दोनों काउंट्स पे PMLN, पीपल्स पार्टी, चलिए सिंध की एक हम उसको एक खास मिसाल है, लेकिन मेरी राय वो नहीं है जो नसरुल्लाह मलिक साहब अभी बयान फरमा रहे थे। अच्छा, अब आप देखिए कि जो पंजाब और KP में क्या हुआ। पंजाब और KP में परफॉर्मेंस भी इनकी उनसे बेहतर रही, और उसके बाद फिर लेजिटिमेसी का जो बयानिया था वो भी इनके पास नहीं, था। आप समझते हैं कि वोटर नहीं, मैं हबीब साहब एक गुजारिश में आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ये जो अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, इसकी लेजिटिमेसी कैसे नहीं थी? ये कोई कब्जा किया था शहबाज शरीफ साहब ने, जाके इमरान खान साहब को उठा के बाहर फेंक दिया था, ये बंदूक के जोर पे जाके असम्बली में दाखिल हो गए थे? देखिए मलिक साहब, ये लेजिटिमेसी जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बाजुकात प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं थी, वो डी ज्योर गवर्नमेंट थी, यानी कानून के ऐन मुताबिक थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आ जाता है जब आपका उसका जो काउंटर नैरेटिव वो क्या बना, उसकी रोशनी में वो जो डी ज्योर गवर्नमेंट, वही मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि एक झूठ का बयानिया सियासतदान इख्तियार करते हैं, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें मिसाल के तौर पे अगर आपने अगर पीछे ही जाके बात करनी, हम बिल्कुल एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं। मफरूजे पे हम बात करें, मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने थे, डॉलर ढम करके आ जाता है 110, 20, 25 पे, और पेट्रोल जो है वो नीचे चला जाता, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने लग जाती। उसके बाद तो फिर क्या होता, जाहिर है सिचुएशन डिफरेंट होती ना। तो जब आपने परफॉर्मेंस का दावा किया और उसके बाद आपने एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई, जो जाहिर है हमारे दस्तूर में उसकी गुंजाइश है, तो आपने बना ली, तो बना के फिर उसका खुमियाजा भी तो भुगतना ना। लेकिन सर इसी फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ 2018 की हुकूमत बनी है। इमरान खान साहब सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं थे, इन्हीं लोगों को साथ मिला के इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी। मलिक साहब, आप ना बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजों को, मैं ना इस लहरिएदार आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे सकता। यानी कभी आप मशरिक की तरफ चले जाते हैं, कभी आप मगरिब से, बड़ी सीधी सी बात आपसे की, इसमें कोई मशरिक वाली बात ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के, या तो पॉलिटिकल साइंस के मुसल्लमा उसूलों की रोशनी में बात कर लें, या सियासत के मुसल्लमा उसूलों की रोशनी में बात कर लें, किसी भी उसूलों में बात कर लें। आपके नजदीक 70 सीटों वाली में और 140 सीटों 119 सीटों वाले में फर्क ही नहीं। तो सर जब आप एक इत्तेहादी हुकूमत 7 जमातों 8 जमातों के साथ मिलकर बने, इमरान खान साहब की वो जायज है, शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत बने वो नाजायज है, ये सब में से बात आ रहा है। मलिक साहब, आपके इसके जवाब में मैं सिर्फ ये अर्ज कर सकता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। चले, शुक्र आपने मान लिया। अच्छा चलें, लेकिन हबीब अकरम साहब, कल भी मलिक साहब से भी वही यही सवाल है, कल भी मोबाइल सर्विस बंद की जा रही है, और जहाँ इलेक्शन हैं वहाँ कल मोबाइल नहीं होगा। तो अब तो ये रवायत साहब, आपको क्या परेशानी है इलेक्शन की? भाई जिन्होंने इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को कराया उन्होंने कराना है ना। आप ऐसे दुबले हो रहे हैं यार। मलिक साहब को परेशानी भाई फॉर्म 47 जैसे कल बन गया था, जैसे गुजरे हुए कल में बना था, इधर कल भी बन जाएगा, दैट्स इट। तो फिर हमें देखिए मेरी गुजारिश सुनिए। फिर हबीब अकरम साहब कह रहे हैं वही नतीजे होंगे जो 8 फरवरी को थे। बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ही हो सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ हमारा मसला मेरा ये है, मैं कहता हूँ 2024 के जो इतराज़ात हैं, 2024 की जो शिकायत हैं, ये शिकायत मुस्लिम लीग नवाज़ को भी थी। भाई जिस तरीके से आज इमरान खान साहब जेल हैं, इसी तरीके से आपने मियां नवाज शरीफ को पकड़ के जहाज़ के साथ बांध के इस मुल्क से निकाल दिया था, आपने उसी तरीके से अटक में बंद कर दिया था। आज इमरान खान को शिकायत है, और खान साहब कभी सोचते होंगे कि काश मैं उस वक्त धरना देने की पूरी पॉलिसी पे, जब मुझे कहा गया धरना दो, हुकूमत गिरा दो, उस पर ना गया तो आज मुझे ये मुश्किलात। सियासी जमातें जब तक ये सबक नहीं सीखेंगी कि वो आपस में लड़ के एक दूसरे को गिराने के लिए, वोटर क्या करे कल? वोटर देखिए, वोटर को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देना चाहिए। ये बात हबीब साहब की मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये हो सकता है। देखें, बाज़ पाकिस्तान की सियासत में उतनी जमहूरियत, ना मजबूत जमहूरियत है, ना शफाफ जमहूरियत है, ना इलेक्शन में, ना सियासी जमातों के अंदर। और ये सारी सियासी जमातें, मुझे बताइए क्या PMLN के अंदर ऐसी जमहूरियत है जिसका हम तकाजा करते हैं? पीपल्स पार्टी में वही जमहूरियत जिसका हम तकाजा करते हैं? वैसी PTI के अंदर जमहूरियत है? क्या जमहूरियत होती है जो सियासी जमातों? क्या आप अपने लीडर के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इख्तलाफ नहीं कर सकते? इख्तलाफ करें आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये सियासी जमातें उतनी जमहूरी हैं जितना इनके इंतखाबात जमहूरी होंगे। ठीक,
हबीब अकरम साहब, आप देख रहे हैं कल कोई वोटिंग की शरह ज़्यादा होती, कम होती, या लोग बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते, या कम शरह वोटिंग देख रहे हैं? मुजम्मिल सुरवर्दी साहब, मैं मौजूदा इलेक्टोरल सेटअप के किसी भी चीज पर यकीन नहीं रखता। ये जब तक 2024 का इलेक्शन दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक मैं एक पाकिस्तान के शहरी के शामिल करते हो क्या मसला है? वो कहते हैं, मलिक साहब कह रहे हैं कि मलिक साहब कहते हैं जो है वो जारी, मलिक साहब कहते हैं 18 को साथ शामिल कर लें। आप 18 को शामिल कर लें, 17 को शामिल कर लें, मैं 2024 की बात करूं और 2018 में मैं अपना आर्गुमेंट अर्ज कर चुका हूं कि उसी पार्लियामेंट से एक हुकूमत कशीद की थी, वही करवा लेती, वही सारा इलेक्शन तो फिर केपी में हुकूमत है, वो कहते हैं पंजाब का सही नहीं है, केपी का सही है इलेक्शन, एक ही इलेक्शन कमीशन ने कराया, दोनों तरफ एक ही इलेक्शन, वहाँ कोई ऊपर से मखलूक आई थी कराई। इसका बड़ा आसान तरीका है, आपके जिम्मे और मलिक साहब के जिम्मे हम आपके सामने रखते हैं घड़ा जिसमें 246 हल्के होंगे, आप 10 एक तरफ से उठा लीजिएगा, 10 एक तरफ से उठा लीजिएगा, 10 केपी के उठा लीजिएगा, 10 पंजाब के उठा लीजिएगा, खोल के देख लें। चले ये किस दिन मलिक साहब आपको और हबीब अकरम दोनों को सेट पे बुला लें। मैं आपको नहीं, फिर हबीब अकरम साहब आपको सेट पे आना पड़ेगा, फिर हबीब अकरम साहब आपको सेट पे आना पड़ेगा। 2024 में आपको 2024 के इलेक्शन में नूर आलम खान साहब पेशावर के एक हल्के से जीते हैं, मुझे नूर आलम खान साहब वहां पर इतने कागज इकट्ठे करके दिखा दे जितने उनके वोट हैं। सर देखिए ना, मैं गुजारिश करता हूं, चलें, मुझे टाइम खत्म हो गया, अब हबीब अकरम साहब को सेट पे बुलाएंगे नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ, फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान मुजम्मिल सरवरदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।